नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का श्री जी के बगिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सभी यही चाहते हैं कि खेती में लागत कम और पैदावार बहुत ही बढ़िया तरीके से हो, जिससे हम मेहनत करने के बाद खेती से ज़्यादा मुनाफा ले पाएँ। लेकिन वो कैसे? दोस्तों, ये सारे सवाल अक्सर हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं कि हम ऐसा फसलों में क्या डालें जिससे हमारी खेती की पैदावार ज़्यादा हो। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे जीवामृत के बारे में बात करूंगा कि जीवामृत असल में बनता कैसे है, इसका विज्ञान क्या है और इसकी हमारी फसलों में ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आज मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस जानकारी से आपकी खेती को, आपके बाग बगीचों को, या फिर आप जो घर की छत पर गार्डनिंग करते हैं, इस जानकारी से उन्हें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, प्राकृतिक खेती तो अब हमने शुरू कर ली है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीवामृत शब्द आया कहाँ से और इसका हमारी खेती में क्या महत्व है, ये बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए दोस्तों, कोई प्रोसेस मिस ना हो जाए। बताई गई जानकारी को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक ये जानने के लिए ज़रूर बने रहिएगा कि जीवामृत होता क्या है। देखिए दोस्तों, जीवामृत का मतलब होता है जीवों का अमृत। जो सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में पाए जाते थे और हमारी मिट्टी में जो बायोमास पाया जाता था, ये सूक्ष्म जीव उनको खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते थे। दोस्तों, ये बायोमास ही सूक्ष्म जीवों का भोजन बनता था और जो इनसे द्रव्य निकलता था, फसलों की जड़ें इनका प्रयोग करती थी, मतलब फसलों का वही भोजन हुआ करता था। दोस्तों, आज से 60-70 साल पहले रासायनिक खेती का युग शुरू हुआ और उसके कई सारे ऐसे दुष्ट परिणाम भी देखने को मिले, जैसे हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, हमारी मिट्टी खराब हुई, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ और रासायनिक खेती से ऐसे हजारों तरह की बीमारियां भी देखने को मिली, जिनका इलाज या तो होता नहीं है या फिर इतना महंगा होता है कि आम आदमी के बस से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, आज के समय में जो हमारी सरकारें हैं और उनकी जो नीतियां हैं, ये हम जैसे किसानों को फिर से दोबारा प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, हमने रासायनिक खेती के दुष्परिणाम तो देख लिए हैं, लेकिन अब हमें इन सबको ठीक भी करना होगा, क्योंकि मिट्टी में जो भी जीव और सूक्ष्म जीव थे, ये ज़्यादा रासायनिक के उपयोग की वजह से या फिर फसलों के अवशेषों को आग लगाने और धरती का तापमान ज़्यादा बढ़ने की वजह से समय के साथ साथ या तो ये जीव और सूक्ष्म जीव मर गए या फिर इनकी संख्या इतनी कम हो गई जिससे धरती की ताकत बेजान होकर ख़त्म होती चली गई। इसलिए दोस्तों, आप जो भी फसल उगा रहे हैं, सब्जियां या फिर और कोई, दोस्तों आपको वो उत्पादन नहीं मिल पाया जो आप चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो मिट्टी है, जिसे खेती का सबसे बड़ा निवेश कहा जाता है, वो दूषित हो गई है, बीमार हो गई है। उसमें जो क्षमता थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, आज हमें वो क्षमता फिर से अपनी मिट्टी में लौटानी होगी। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हम उस क्षमता को लुटाएंगे कैसे। दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि मिट्टी एक जीवित पिंड है और इसमें खनिज और पानी ही नहीं बल्कि लाखों सूक्ष्म जीवों, कवक, कीड़ों और अन्य जीवों से भरी एक जटिल, गतिशील और जीवंत प्रणाली है जो पोषक तत्वों का चक्रण करती है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में क्या हो रहा है कि हमारी ज़मीन बंजर हो गई है और इसमें किसी भी प्रकार की फसल नहीं हो पा रही है। फसल क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि इनमें जो सूक्ष्म जीव थे वो जाने अनजाने में हमारी गलतियों की वजह से ख़त्म हो गए हैं। दोस्तों, आज से 50-60 साल पहले हमने रासायनिक खेती को शुरू किया था, क्योंकि वो उस समय की ज़रूरत थी। लेकिन धीरे धीरे अब हमने इसकी आदत बना ली और ये सूक्ष्म जीव दोस्तों उस आदत की वजह से आज ख़त्म हो गए। और दूसरी गलती हमारी नीतियों की वजह से
मिट्टी का तापमान बढ़ गया क्योंकि हमने खेतों की मेड़ से पेड़ ही काट दिए। इसकी वजह से सूक्ष्म जीवों की संख्या और कम होती चली गई। दोस्तों, आज के समय में हम एक बार फिर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें सूक्ष्म जीवों को फिर से खेतों में लाना होगा, फिर से स्थापित करना ही होगा। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इन सूक्ष्म जीवों को कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो हमारी मिट्टी में है ही नहीं, जो जाने अनजाने में हमारी गलतियों की वजह से ख़त्म हो गए थे। उन सूक्ष्म जीवों को प्राकृतिक खेती को करने के लिए फिर से स्थापित करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब बात आती है जंगल की। दोस्तों, यहाँ से ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में बताए गए प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखकर अपने खेतों में, बाग बगीचों में, या फिर वो जो अपने घर की छत पर गार्डनिंग करते हैं, इसका वहाँ इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि यहाँ से आपको वो सब कुछ जानने को मिलेगा जिसकी आपको तलाश थी। तो दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ की जैव विविधता इस प्रकार से संपन्न है और ये कई सालों से वहाँ वैसे की वैसे है, क्योंकि इंसानों का वहाँ आना जाना बहुत ही कम हुआ और वहाँ पर इनके द्वारा कोई छेड़छाड़ भी नहीं की गई। दोस्तों, जब आप जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नाना प्रकार के पेड़ पौधे और नाना प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। और जब वहाँ पर बारिश होती है तो बारिश का पानी वहीं इकट्ठा होकर जमा हो रहा होता है और पेड़ों के फूल पत्ते वहीं पर गिरकर गल सड़ रहे होते हैं। और ये प्रक्रिया वहाँ पर कई सालों से लगातार हो रही होती है, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर मनुष्यों की दखलंदाजी कई सालों से बहुत ही कम हुई है। दोस्तों, जंगल की मिट्टी में जो हुमस की मात्रा होती है, वो हुमस की मात्रा आज की हमारी मिट्टी में नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी मिट्टी में जीवांश की मात्रा केवल 0.3 से लेकर 0.4 तक ही है, और जंगल की मिट्टी में जीवांश की मात्रा, जिसका दूसरा नाम कार्बन होता है, दोस्तों इसकी मात्रा 1% से ऊपर होती है। तो दोस्तों, सूक्ष्म जीवों की मात्रा मिट्टी में पर्याप्त होने की वजह से हमें जंगल की मिट्टी को अपने खेतों में पुनः स्थापित करना ही होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा जीवामृत के बारे में बता दूं कि जीवामृत होता क्या है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है जीवों का अमृत। मतलब जो जीव हमारे खेतों में नहीं है, उनको जंगल से लेकर आना है जहाँ पर वे स्थापित हैं। दोस्तों, जब हम जीवामृत बनाते हैं तो इसका विज्ञान बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, जैसे कि आज के समय में प्राकृतिक खेती को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं और ये कहा जाता है कि ये गौ आधारित प्राकृतिक खेती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि देश में लगभग 14 करोड़ के आसपास किसान हैं और इन 14 करोड़ किसानों में से अगर देखें तो 2 करोड़ के आसपास ही गायें हैं। दोस्तों, अब हम अगर गौ आधारित खेती ही करते तो ये सिर्फ उन्हीं किसानों को फ़ायदा हो पाएगा जिनके पास गायें हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि केवल वही किसान गोबर या गौमूत्र से जीवामृत को ही बना पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बाकी के जो किसान हैं, क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि वह भी गोबर या गौमूत्र से जीवामृत को बनाएं और अपने खेतों की मिट्टी को भी मजबूत करें? दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि उनके पास तो गायें है ही नहीं। तो मैं उन भाई बहनों के लिए एक ऐसी विधि बताऊंगा जो बहुत ही सरल है। जिनके पास गोबर या गौमूत्र नहीं है, वे भी बड़ी आसानी से इस जीवामृत को बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से अब ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इसका कोई भी प्रोसेस मिस ना कर जाएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये बड़ा ही सरल सा विज्ञान है। आपको एक 200 लीटर का ड्रम लेना है और इसमें 5 किलो जंगल की मिट्टी जो हम जंगल से लेकर आए हैं
या फिर जंगल बहुत ही दूर है, वो किसान भाई एक ऐसा पुराना पेड़ देखें, जैसे कि पीपल, बड़ या नीम का पेड़, जहाँ पर इंसानों का आना जाना बहुत ही कम हो। वहाँ की मिट्टी को लेकर आएं और इस मिट्टी को 200 लीटर के ड्रम में डाल दीजिए। अब दोस्तों, मिट्टी में पनप रहे सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए ड्रम को ऊपर से थोड़ा छोड़कर पानी से भर दीजिए। दोस्तों, अब सूक्ष्म जीवों को भोजन भी चाहिए होगा, तो उसके लिए 5 किलो आटा, बेसन या फिर कोई भी दाल जो दली हुई हो ले लीजिए, क्योंकि यह आटा कार्बनहाइड्रेट का स्रोत है और सूक्ष्म जीवों को खाने के लिए कार्बनहाइड्रेट की ही ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़, 5 किलो पुराना गुड़। दोस्तों, इन दोनों को भी आप इस ड्रम में डाल दीजिए और इसको किसी डंडे की सहायता से अच्छे से ड्रम में मिक्स कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपने जो ड्रम में आटा डाला है, ये सूक्ष्म जीवों को खाने के लिए तुरंत काम में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ समय के बाद बदलाव होते हैं, जो दोस्तों 15 से 20 दिन के बाद ही शुरू होते हैं। लेकिन दोस्तों, गुड़ यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के भोजन के लिए तुरंत काम में आएगा। अब धीरे धीरे दोस्तों सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि हम भी तो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए जीवामृत को बना रहे हैं। अब दोस्तों, कुछ दिनों के बाद सूक्ष्म जीवों को फिर से भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए दोस्तों ड्रम में 15 दिन के बाद 3 किलो आटा और 3 किलो पुराना गुड़ फिर से ड्रम में डालना है और इसके 10 दिन के बाद इसकी मात्रा को कम करके 2 किलो आटा और 2 किलो पुराने गुड़ को फिर से डालना है। दोस्तों, इस क्रिया को, मेरा मतलब 2 किलो आटा और 2 किलो पुराने गुड़ को हर 10 दिन के बाद 3 से 4 महीने तक दोहराते रहना है, जब तक जीवामृत बनकर तैयार ना हो जाए, क्योंकि इसके बनने का समय जंगल की बढ़िया मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है। दोस्तों, लगभग 1 महीने के बाद पानी के ऊपरी सतह पर आपको एक काले रंग की पपड़ी आती दिखाई देगी। दोस्तों, ये पपड़ी शत्रु जीवाणु की है, या यूं कहूं कि वे हानिकारक जीवाणु जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी है। तो दोस्तों, करना क्या है, आपने इस पपड़ी को छन्नी की सहायता से बाहर निकालकर फेंक देना है। दोस्तों, इस क्रिया को भी आपने बराबर दोहराते रहना है जब तक पपड़ी का आना बंद ना हो जाए। अब सवाल ये आता है कि जीवामृत के बनने की पहचान क्या है, कि ये पूरी तरह से बन गया है। सबसे बढ़िया पहचान दोस्तों, जब आप ड्रम के पास जाएंगे तो आपको इससे तीखी गंध आएगी और ड्रम का पानी गाढ़ा या फिर मटमैला सा दिखाई देगा, और आप अगर इसमें हाथ डालते हैं तो 2-3 बार हाथ धोने के बाद भी हाथों से इसकी गंध नहीं जाएगी। तो इसका मतलब दोस्तों, जीवामृत अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मेरे कहने का मतलब कि जीवामृत में सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आप इसे खेतों, बाग बगीचों या फिर घर की छत पर बने गार्डन में दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि बरसात के मौसम या फिर पानी 1 से 2 इंच खेतों, बाग बगीचों या फिर ग्रो बैग में जमा हो जाए तो आप फिर इस जीवामृत को ड्रम से 20 लीटर लेकर मग की सहायता से खेतों और बाग बगीचों में जगह जगह डालते जाएं, और जब बरसात का मौसम ना हो तो आप इसे घन जीवामृत बनाकर, मेरा मतलब 20 लीटर जीवामृत को 100 किलो सड़ी हुई कोई भी खाद में मिलाकर खेतों की जुताई, बाग बगीचों या फिर ग्रो बैग की गुड़ाई से पहले अच्छे से छिड़क दें। देखिए दोस्तों, अब मज़े की बात यह है कि इस घन जीवामृत को देने के बाद आपको किसी भी तरह की खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये जंगल की मिट्टी का विज्ञान है। इसे आपने
जंगल की मिट्टी से लाकर अपने खेतों, बाग बगीचों या फिर घर की छत पर बने गार्डन में पुनः स्थापित करना है। दोस्तों, ऐसा करने से ये सूक्ष्म जीव अपनी संख्या को फिर से मिट्टी में बढ़ाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।